हेलो। एसबीआई जूनियर एसोसिएट की जो नोटिफिकेशन कल रिलीज हुई थी, उसमें काफ़ी लोगों को कुछ डाउट्स हैं। तो जो भी डाउट है उनको एक एक डिस्कस करते हैं। कॉमन डाउट्स हैं, काफ़ी लोगों ने अराइज करा है, कमेंट सेक्शन पे भी अराइज करा है, बहुत लोगों ने टेलीफोनिक भी पूछा है। तो डिस्कस करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को जानना। तो डाउट जो पूछे गए हैं लगभग वो ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर में है, ईडब्ल्यूएस एसेट क्लासिफिकेशन डिक्लेरेशन के ऊपर में है, एडमिट कार्ड के ऊपर में, सिविल स्कोर के ऊपर में दो तीन लोगों ने पूछा, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र वगैरह भी लोग समझ नहीं पाए, तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते। ठीक है। तो पहला ये था कि नोटिफिकेशन से हमने एक कॉपी लिया है कि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट शुड सबमिट दी एनओसी सर्टिफिकेट फॉर द फॉर्मेट ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग नो क्रीमी लेयर क्लॉज इशू ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1/4/2021 टू द डेट ऑफ टेकिंग अपॉइंटमेंट। ठीक है। देखिए क्लियर है ये चीज़ कि अभी आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट है ओबीसी का, है ना, आप जानते हैं कि ओबीसी में जो भी रहता है वो क्रीमी लेयर रहता है और नन क्रीमी लेयर रहता है। ठीक है। तो जो नन क्रीमी लेयर होता है वही एलिजिबल होता है आपको, सॉरी, जो नन क्रीमी लेयर होता है वही एलिजिबल होता है ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, और क्रीमी लेयर जो है वो एज ए जनरल ही ट्रीट होता है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये चीज़ कहा गया है कि आपके पास बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ठीक है। ये जो पीरियड इन्होंने कहा है कि 1/4/21 से अपॉइंटमेंट होने तक, यानी कि आप अभी अप्लाई कर दो, आप बिना इस सर्टिफिकेट के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी आपके पास पिछले साल बना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट अभी का चाहिए, ज्वाइनिंग के पहले का, इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सिंपल में आपको नया ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा नोटिफिकेशन में लिखा है इसके अकॉर्डिंग। अगर आप 31/3/2021 का लेके जाते हैं तो भी उसको यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऊपर में एक दिया गया यहाँ पे, फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल एज पर दी एक्सटेंड डीओपीटी गाइडलाइन। देखो क्या है, अपॉन प्रोडक्शन ऑफ इनकम एसेट सर्टिफिकेट। ठीक है। देखो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो साथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के आना होगा। और रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी आपका 21-22 का चल रहा है। अगेन इसमें भी यही कहा गया है कि आपको फ्रेश कॉपी चाहिए, क्योंकि किसी ने भी अप्रैल में, क्योंकि अभी तो मेजॉरिटी जगह पे सेमी लॉकडाउन लगा है, गवर्नमेंट ऑफिस बंद है, तो किसी ने तो अभी बनवाया नहीं होगा 10 दिन के भीतर में। इनका कहना है कि आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। और ये ऐसा कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शुड नोट दैट इन केस दे आर नॉट इन पोजीशन ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एज पर द डीओपीटी गाइडलाइंस ऑन और बिफोर द क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये थोड़ा सेंसिटिव इशू हो गया है, इसके लेकर के मेरे को लगता है कि क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि एक महीने में, एक मंथ का टाइम है आपको नोटिफिकेशन बंद होने के लिए। ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपके पास में 1/4/21 से लेकर के नोटिफिकेशन के क्लोजर के डेट, यानी कि शायद 27 मई का डेट है। ठीक है। इसको देख लेना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी बीच में आपको बनाना है। ठीक है। अभी तो किसी के पास है नहीं, और अभी भी लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ, ऑफिसेस बंद है, तो ये तो सर्टिफिकेट लाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे लोगों के लिए। इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें ऑनलाइन एप्लीकेशन के क्लोजर के डेट तक चाहिए। ऐसा लिखा है कि जिनके पास नहीं है सच कैंडिडेट शुड अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी, यानी कि ईडब्ल्यूएस में नहीं अप्लाई करो। यानी कि ऐसे में तो बहुत लोग फंस जाएंगे। तो अगेन इस पर शायद कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा। लोगों ने इशू रेज करा है, लोगों ने सीआरपीडी में कॉल भी करा है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आता है हम आपको कन्वे करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा हाँ, कहने का मतलब क्या है कि जिन जो भी ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करने वाले वो अभी वेट कर ले। अभी आप अप्लाई नहीं करना ईडब्ल्यूएस में। ठीक है। मतलब कुछ दिन रुक जाओ, एक हफ्ते, चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो आप अप्लाई करना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको समझ नहीं पाए। हमने नोटिफिकेशन समझाने की कोशिश करी थी कि देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। देखो यहाँ लिखा है इन्होंने इंटर स्टेट। कहने का मतलब क्या है, जब नोटिफिकेशन देखोगे तो वो स्टेट वाइज है। ठीक है। जब आप जूनियर एसोसिएट के में सेलेक्ट होते हो, मान लो कि जैसे हमने बोला कि आप गुजरात से आप फॉर्म भरते हैं। ठीक है। आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के, अब आप चाहते हो कि आपने जॉब कर लिया, फिर आप अपने इंटरनली आपने अप्लाई कर दे कि भाई मेरा ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश में कर दो,
तो एज ए जूनियर एसोसिएट आपका लाइफ टाइम ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप क्लियर रख लीजिए। ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। एज अ फीमेल भी अगर आप ये चीज़ कहती हैं कि मेरा ट्रांसफ़र होना चाहिए क्योंकि मेरी शादी हो गई दिल्ली में, यूपी में, कहीं भी, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में ले आइए। आप एज अ क्लरिकल जब तक आप बैंक में रहते हैं आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। आपको अंदर इंटरनल प्रमोशन लेना पड़ेगा, आपको स्केल 1 बनना पड़ेगा, तब जा कर के आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद भी बैंक का जो इंटरनल एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि आप मान के चलो कि आप प्रमोशन लेते हो तो आज से 7 से 8 साल कम से कम लग जाएंगे आपको एलिजिबल होने के लिए, फिर आप ट्रांसफ़र अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो शॉर्टकट में ये कहने का है कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है क्विकली। आप अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छे सोच समझ के चलो। ठीक है, ठीक है। इन्होंने ये तो सिंपल जी इन्होंने कहा है कि कॉल लेटर जो रहेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के वो कलेक्ट नहीं किए जाएंगे वेन्यू पर। हर बार ऐसा होता है कि कलेक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं किया जाए, कोविड है, कोविड के कारण ही। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि आपको फ़ोटोग्राफ्स लेकर के आना है और आईडी प्रूफ ये सब लेकर के आना है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें कॉमन है, वो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। ये कोई बहुत कन्फ्यूजन का विषय नहीं था, कुछ नया था इसलिए लोगों ने इस पर इशू उठाया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, एक सीरियस चीज़ हो जाती है कि आपको रखना पड़ेगा, मतलब बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, जिसपे स्टाम्प लगा रहेगा। वो खो गया तो हो सकता है भाई 1000 में से एक आध बंदे का खो ही सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, लोगों ने सिविल के ऊपर में भी काफ़ी पूछा। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा रहता है, इन्होंने लिख दिया अच्छे से, इसलिए कैंडिडेट अगेंस्ट whom there is एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट। देखो यहाँ पे क्या है कि बैंक जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगती है ज्वाइनिंग के टाइम पे। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो 2-3 जगह से मांगती है। बहुत से केसेस में लोग पुलिस वगैरह से सर्टिफिकेट बनवा के ले आते हैं, चल जाता है, लेकिन बैंक भी बैकग्राउंड चेक करवाती है। अब वो आपके लोकल पुलिस और एसपी उनके थ्रू होता है वहाँ से। ठीक है, अगर आपका कोई भी पुराना कुछ मान लो थाने पुलिस में कुछ गलत एक्टिविटी की वजह से अगर आपका मान लो कि कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज है, तो इन्होंने लिखा है कि भाई नॉट एलिजिबल है, आप अप्लाई मत करो। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। आप समझ सकते हो कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह है या कुछ ऐसा चीज़ जिससे बैंक को कुछ आपत्ति हो तो आप पोस्ट पे अप्लाई नहीं करो। हालांकि ऐसे बहुत एक आध लोग होंगे ऐसे कोई। ठीक है, कोई इससे बहुत रिलेवेंस नहीं पड़ता है, इसको लेकर उन्हें टेंशन में मत रहो। आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बैंक में 2-3 लगते हैं, वो बन जाएंगे आसानी से, वो मिल जाएंगे। इस वाले पे आता है सिविल वाले में। यहाँ क्या एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल। देखो एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल में कुछ लोगों ने हमको ये पूछा, जैसे सिविल स्कोर 650 है किन्हीं का, तो क्या वो एलिजिबल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सिविल क्या होता है, सिविल में हमारा क्या होता है कि जो भी हम बैंक से या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं बजाज फाइनेंस वगैरह से लोन लेते हैं, बहुत से कैंडिडेट जिनका एजुकेशन लोन है, अगर वो एजुकेशन लोन नहीं दे रहे हैं, अगर 3 महीने से ज़्यादा नहीं चुकाया है, तो आप जानते ही बैंक का प्रिपरेशन करें तो वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो जो भी अगर ऐसे एनपीए अकाउंट हैं और वो सिविल में आपके रिफ्लेक्ट होते हैं, तो फिर बैंक आपको ऐसा कहती है कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन जब इंटरनली हम लोग बात करते हैं तो होता क्या है कि अगर कोई एनपीए अकाउंट मान लो हमको सामने में आया कि इस व्यक्ति का कोई एनपीए, जैसे कुछ लोगों का केसीसी अकाउंट होता है उनको पता नहीं चलता है, या उन्होंने कभी गलती से क्रेडिट कार्ड ले लिया, या वो आजकल काफ़ी ऑनलाइन ऐप आ गए, धनी ऐप और इंडिया बुल्स के 2-3 ऐप है, लोग 5,000 10,000 वो गलती से लोन लेते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या करना है, नहीं चुकाना है, कैसे भी करके, और वो उनके सिविल को हिट कर देता है। तो कहने का ये है कि बैंक कहते हैं कि आप जिस दिन ज्वाइन कर रहे हो उस दिन तक आप उसमें सब चीज़ को क्लियर कर लो, और आप अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आते हो, सपोज आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से एजुकेशन लोन लेके रखा है, आप नहीं चुका पा रहे हो, आपकी यहाँ सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइनिंग आ गया, तो आपको उस एनपीए को ठीक करना है। ऐसा नहीं कि 4 लाख रुपए लोन लिए तो 4 का 4 लाख रुपए जमा करा देने। जितना भी एनपीए के लिए शॉर्टेज चल रहा हुआ है ना, जितना भी अमाउंट है वो अकाउंट डिफ़ॉल्ट चल रहा है, मान लो 50,000 रुपये देने से वो अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाता है, आप पे करो उनसे, आप एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आओ कि हाँ भाई अकाउंट को रेगुलर कर दिया गया है, बैंक एक्सेप्ट करेगी, तभी तो बाद में इनकम करोगे, तभी तो उसको चुका पाओगे। ये 4 लाख 5 लाख एक कहाँ से लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, कोशिश करना आप कि अगर आप में से किन्हीं का भी अभी अकाउंट हो और अगर वो एनपीए वगैरह में चल रहा हो तो आप उसको धीरे धीरे ठीक कर लो, क्योंकि 4-5 महीने में जब आप सेलेक्ट होकर के बैंक में आओगे तब वैसी कोई समस्या ही नहीं खड़ी हो। अगर आप चाहते हो, आपको पता है कि आप सिलेक्शन ले लोगे,
आप अभी अपने एनपीए पे थोड़ा ध्यान दे दो। आप नियर बाई जा कर के कहीं पे भी बैंक में या ऑनलाइन भी सिविल निकलता है, आप एक बार सिविल निकाल लो अपना, वहाँ पे चेक कर लो। वैसे लोग जिनका केवल कोई लोन है और डिफ़ॉल्ट करके बैठे हैं, वो जिनका कोई लोन नहीं, उनको पता उन्होंने कभी लोन नहीं लिया, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं जो एजुकेशन लोन डिफ़ॉल्ट किए हैं, वो डेफिनेटली कर लो, ये आगे चल के मेजर इशू बन जाएगा। अगर आप ज्वाइनिंग के डेट तक आपके अकाउंट में एनपीए दिखता है, बैंक आपको ज्वाइनिंग डिनाई कर सकती है, क्योंकि एज पर नोटिफिकेशन यानी कि एज पर लॉ आप एलिजिबल नहीं है। ये एक सीरियस इशू होगा। बाद में आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं होगा। ज्वाइनिंग की डेट के बाद में आप पैसा जमा कराओगे, कुछ नहीं होने वाला है। पहले आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसके लिए अभी टाइम है, हो सकता है मीन्स वगैरह जब निकल जाए तब करना, लेकिन कोशिश करो कि आप ये एनपीए वाले चक्कर में इस गलती की वजह से आप ऐसा नहीं कि आपका जॉब हाथ से चला जाए, ठीक है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन थे। आपको भी और अगर कुछ क्वेरीज लगता है आप पूछें, नोटिफिकेशन से रिलेटेड या आगे कुछ भी चीज़ें पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड किया जाएगा। थैंक्स।